हाँ देखिए, यहाँ 3 ब्लॉक्स हैं, 5 kg, 3 kg और 2 kg के, ठीक है। तीनों को आपस में बांध के और 20 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। तो आपको बताना है कि सब ब्लॉक पे नॉर्मल कितना लग रहा होगा, सारे धागों में टेंशन कितना है और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड तो यही है कि सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। बताइए नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg कितना लगेगा, तो 50 न्यूटन लगेगा। ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा और इधर की तरफ क्या लगेगा। चलिए इस टेंशन को T1 बोल दें, क्योंकि एक और धागा ना है उधर। तो धागा इस पर टेंशन इधर लगा रहे, लेकिन इस पर टेंशन किधर लगाएगा, इधर की तरफ, और सेम T1 ही ना लगाएगा। इस पर नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। ऊपर क्या लगेगा, तो चलो इसको N2 कह देते हैं, इसको N1 कह देते हैं। चलिए, और इधर की तरफ समथिंग T2 लगेगा। सेम धागा इस पर इधर टेंशन लगाएगा कितना, T2। नीचे की तरफ कितना, 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ कितना, नॉर्मल, N3 लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन ड्रॉ करेंगे। तो अगर उधर खींचा जा रहा है तो सारा ब्लॉक उधर ही ना जाएगा, तो ये जाएगा अगर ए एक्सेलरेशन से, तो ये भी जाएगा ए ही एक्सेलरेशन के से, क्योंकि धागे का लेंथ नहीं बढ़ना है नहीं घटना है। हाँ, तो जितना एक्सेलरेशन से ये जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये जाएगा और उतने ही एक्सेलरेशन से ये भी जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखें तो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम ना है, इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। इस डायरेक्शन में लेकिन एक्सेलरेशन है, तो ड्राइविंग फोर्स कौन हो गया, T1 हो गया। ऑपोजिंग फोर्स कुछ नहीं है, ऑपोजिंग फोर्स कुछ नहीं है। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स में -0 ना लिखोगे, चलो लिख ही लो, क्या दिक्कत है। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 5 है, एक्सेलरेशन a है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। इसके पास आते हैं, इस डायरेक्शन में क्या है, इक्विलिब्रियम है। ये डायरेक्शन में ना ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी कि N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, तो ड्राइविंग फोर्स कौन है, T2 है, माइनस ऑपोजिंग फोर्स कौन है, तो T1 है, इज इक्वल टू मास कितना है, 3 है, और एक्सेलरेशन ए। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसके लिए बताइए, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो T3 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 न्यूटन, होगा 20 न्यूटन। उसके बाद इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स कितना है, 20 है, माइनस अपोजिंग फोर्स कितना है, T2 है। मास कितना है, 2 है। एक्सेलरेशन कितना, A है। इक्वेशन नंबर 3 कहिए। कुछ मत करिए, बस तीनों इक्वेशन को सीधा सीधा जोड़ दीजिए। जब तीनों इक्वेशन को सीधा सीधा जोड़िएगा, 1 + 2 + क्या करना है, 3 करना है। तो यहाँ T1 पॉजिटिव में है, यहाँ T1 नेगेटिव में है, कट जाएगा। यहाँ T2 पॉजिटिव में है, यहाँ T2 नेगेटिव में है, कट जाएगा। सब T1 T2 खत्म। तो मिलेगा क्या, इधर कुछ नहीं इधर कुछ नहीं, बस ये 20 ना अकेला मिलेगा। तो 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 5a + 3a + 2a, कितना 10a, और a इज इक्वल टू मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, बाई इक्वेशन क्या 1। तो डायरेक्ट हमको मिल गया T1 बराबर, अरे a की जगह पे कितना डाल दो, 2 डाल दो, तो 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है। 5 2 = 10, हाँ। तो ये T1 इज इक्वल टू हो गया कितना बताइए, 10 न्यूटन। एंड आप इक्वेशन नंबर 3 में डालिए ना, इक्वेशन नंबर 3 में डालिए a की वैल्यू को, तो बाई इक्वेशन 3 और 20 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 × 2 ना। अभी T2 को इधर लेके आओ, 4 को उधर लेके जाओ, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 न्यूटन, 16 न्यूटन का, ठीक है। तीनों पर टेंशन तीनों पर नॉर्मल पता चल गया, दोनों धागों का टेंशन पता चल गया और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता चल गया। हालांकि ये क्वेश्चन बनाने के लिए एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं थी। स्मार्ट आदमी कुछ ऐसा सोचेगा कि वो पूरे सिस्टम को एक ही ब्लॉक मान लेगा। तो पूरे सिस्टम को अगर हम एक ही ब्लॉक मान ले तो कितने केजी का ब्लॉक हो गया, तो 10 केजी के ब्लॉक को खींचा जा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स लगा के, हैं। F बराबर m × a होता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास नहीं हो गया, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आ गया, जो कि यहाँ पर आया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
नहीं ना समझ में आया? और जब पूरे सिस्टम को एक ही ब्लॉक मान ले रहे हो ना, तीनों को मिला के एक सिस्टम अगर मान रहे हो, तो इंटरनल फोर्सेस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये जो टेंशन है ना, ये सब इंटरनल फोर्स है। अरे टेंशन के जरिए ही ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो आपस में लगाया जाने वाला फोर्स इंटरनल फोर्स ना होता है। तो अगर तीनों को एक साथ तुम देखना चाह रहे हो तो इंटरनल फोर्सेस आर नॉट ड्रॉन, ठीक है? खाली एक्सटर्नल फोर्स ड्रॉ करिए, कौन सा? 20 न्यूटन। तो समझ लीजिए 10 केजी की चीज को कोई 20 न्यूटन से खींच रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन होगा। एक और बात है, हमको अच्छा नॉर्मल तो दिख रहा है, नॉर्मल कौन ड्रॉ करेगा? अरे नॉर्मल दिख रहा है, ऊपर अगर नॉर्मल है तो नीचे mg, और नॉर्मल और mg बराबर नहीं होगा तो दिख जाएगा यार, इसका नॉर्मल 50 न्यूटन, इसका नॉर्मल 30 न्यूटन, इसका नॉर्मल कितना 20 न्यूटन। एक ही चीज आपको निकालना पड़ेगा और वो है टेंशन। लेकिन टेंशन निकालने के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग ना पूछेंगे इसे कि ओए तुम किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो बोलेगा कैसे जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। ये हम निकाल चुके हैं पहले ही। अरे हम पहले ही नहीं निकाल चुके हैं क्या? तो बोलेगा हम जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है? अब एक बात बताइए, 5 केजी की चीज को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? तुम समझे नहीं। 5 केजी की चीज को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? तो F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। अरे तो मास एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10 है। इसका मतलब हुआ इसको 10 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट, तब ये जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका क्या मतलब हुआ? इस धागे में टेंशन कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। कौन बनाता है ये सब क्वेश्चन? अरे है कि नहीं? हाँ 10 न्यूटन। अच्छा एक और बात है, अब आप बताइए T2 इसको लेके देखना चाहते हैं कि इसको लेके देखना चाहते हैं? ये बताइए 3 केजी वाले को। चलो बताओ 3 केजी की चीज को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलने के लिए कितना फोर्स? 6 न्यूटन चाहिए। किधर चाहिए? उधर चाहिए। अरे यार लेकिन इधर 10 न्यूटन लग चुका है, तो उधर कितना लग जाए कि नेट फोर्स उधर की तरफ 6 आ जाए? 16 लग जाए। क्या बात है? अरे उधर 16 लगेगा तबे ना, उसमें से 10 घटाओगे तो 6 आएगा, और 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो 3 केजी की चीज 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से मूव करेगी। हाँ ठीक है। इसका बताइए, इसको कितना चाहिए? अरे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको भी चलना है, कितना चाहिए? हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड? 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन इधर की तरफ ना चाहिए, तो बाबू उधर पहले से 20 लगा, इधर कितना लग जाए? 16 लग जाए। मतलब इसको देखो चाहे इसको देखो, दोनों एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है। इसका टेंशन कितना है? 16 न्यूटन है। ये कुछ समझ में आया? कितना है टेंशन? 16 न्यूटन है। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और ना तो अगर इतना दिमाग लगाने का मन ना करे तो ट्रेडिशनल मेथड तो हमारा है ही। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए, एक्सेलेरेशन ड्रॉ करिए, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन करिए, इक्वेशंस को सॉल्व करिए, आपको जो भी जानना होगा आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है, 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी, ऊपर 150 न्यूटन। देखते हैं कौन एकदम फटाक से बताता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा सिस्टम का। हाँ ये आराम से, इतना भी फटाक से नहीं बताना है, आराम से। ठीक है, आराम से। तो सब बताना है ना, टेंशन सब बताना है, लेकिन पहले एक्सेलरेशन बता दो। 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितने लोगों का 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना आके कुछ और आ रहा है? कितने लोगों का? समथिंग एल्स? जाने कब खा गया तूने ऐसे देखा के कुछ। क्या आया? 15 ही आ रहा है। चलिए वेरी गुड, ये गलत आंसर है। अब फिर से ट्राई करिए। गलत आंसर है। इन आंखों में दर्द है, इन होठों पे प्यास है, पहले प्यार।
क्या नशा छाने लगा, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। हाँ बोलिए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। थोड़ा हाथ उठाना, कितने लोग आ रहा है? अभी आके मैं चेक करता हूँ। तभी आवाज तो बहुत लोगों की आ रही थी। हाथ 2 आदमी का उठा है सिर। अच्छा 3 आदमी का उठा है। गठबंधन की सरकार नहीं ना है? हैं? तुम्हारा भी आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं ना, पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज कर लें। आराम से बताइए नीचे क्या लगेगा, जल्दी जल्दी बोलते चले जाइए। तो mg कितना लगेगा? 50। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन T1। नीचे टेंशन T1, इस पर नीचे क्या लगेगा? अरे 30 न्यूटन लगेगा ना नीचे की तरफ mg। बहुत बढ़िया। ऊपर टेंशन T2, नीचे टेंशन T2, नीचे लगेगा ना 20 न्यूटन। अब कहाँ जा रहा है सब मिला जुला के? अच्छा तो कहने का मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर जा रहा है और तुमने गलती से नीचे ले लिया तो आंसर नेगेटिव आएगा। नीचे जा रहा है गलती से ऊपर ले लिया तो आंसर नेगेटिव है। गलती बोल दिया नेगेटिव आएगा सब, और नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं करने का। ठीक है, तो कहाँ जा रहा है बताओ? तुम्हारा दिल क्या कहता है? दिल से पूछो अपने। क्यों नहीं बोल रहे हो? ऊपर जा रहा है, ऐसा कर। चलिए ऊपर भेज देते हैं हम लोग। ए और इतना तो कंफर्म है ना कि सब सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले 2 kg वाले को बताइए ड्राइविंग फोर्स कौन है? जल्दी जल्दी करते जाइए। 150 माइनस अपोजिंग फोर्स कौन होगा? तो T2 भी और 20 दोनों मिल के ना अपोज कर रहा है। मास बेचारे का 2 है और एक्सेलरेशन ए है। इक्वेशन नंबर 1 कहा जाए। दूसरे वाले को देखिए और बताइए ड्राइविंग फोर्स कौन है? बोलो बोलो जल्दी। माइनस अपोजिंग फोर्स कौन है? 30 या प्लस कितना? अच्छा T1 है, सॉरी T1 है। T1 बराबर मास कितना है? और एक्सेलरेशन कितना है? इक्वेशन नंबर 2 है। चलिए लास्ट वाले का बताइए विच वन इज ड्राइविंग फोर्स? T1 is the driving force, okay? And the opposing force is only 50 Newton, and it will be 5 into A. Equation number 3. सारे इक्वेशंस को सीधा सीधा ऐड करिए। तो सीधा सीधा ऐड करिएगा तो क्या होगा बताइए? है T1 प्लस में, इधर कहीं T1 जरूर माइनस में होगा। ये देखिए ना, T1 माइनस में, T2 प्लस में और ये T2 माइनस में। अब आप बताइए 50 में से 20 गया कितना? 130 में से 30 गया, 100 में से 50 गया, 50 मिलेगा इधर और उधर मिल जाएगा आपको 10A। का मतलब कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड अब अगर आप कौन से वाले इक्वेशन में रखना चाहिएगा? इक्वेशन नंबर 3 में। बाई इक्वेशन नंबर क्या? 3 बोलिए। हाँ, इक्वेशन नंबर 3 में आप A की वैल्यू डाल दीजिए। तो है बताइए T1 और ये उधर जाएगा 50, 5 यहाँ रखिएगा 50 25, तब 25 और 50 मिलकर कितना हो जाएगा? 75 न्यूटन आ गया तुम्हारा T1। अरे आया क्या? चलो ठीक है, इसमें बताओ हमको T2 भी निकालना है। T2 के लिए कौन सा ऊपर वाला प्रीफर किया जाए? तो बताओ 150 माइनस T2 निकालना है ना। ये सब क्या है रे? तुम लोग किसका फोन है ये? क्या तमाशा है? अरे तो कॉल कर देंगे साइलेंट हम, समझे? T2 कहाँ भाग गया? हाँ T2 प्लस 20 और ये हो जाएगा आपका 2 गुना 5, 10 ना हो जाएगा। अभी पूरा इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ। 140, 140 में से भी 20 गया तो 130। इतना कैलकुलेट होगा ना तुमसे? तो हमको तो लगता है कि 130 न्यूटन आना चाहिए। पता नहीं आपको क्या लग रहा है, सोच के बताइए। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या? चलिए ठीक है, तो ये T1 देखिए गलत लग गया था। 150 में से जब 30 घटेगा तो 120 ना होगा। तब 120 होगा। ठीक है, सही है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे मुंह जबानी बनता और क्यों पहली बार में आप लोगों से गलत हो गया था।
आपने क्या किया था, सेकंड मेथड हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। आपने सबको मिला के वो 10 केजी मान लिया था और ऊपर वाले 150 लगा लिया था, नीचे वाला 100 लगाना भूल गए थे आप। अरे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है। नेट फोर्स कितना है? अरे जाएगा तो ऊपर ना, तो नेट फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। मैंने ड्राइविंग हो गया 150, अपोजिंग हो गया 100 और 10 इंटू कितना, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, ये यही तो निकालना है। हाँ 10 इंटू है तो यहाँ से एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आ गया, ऐसा करके आ जाएगा। अब एक बार हमको एक्सेलेरेशन मिल गया तो एक बात बताइए, इस 5 केजी के ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से ऊपर जाने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? 25 न्यूटन की, जिसमें से 50 न्यूटन पहले ही लग गया है। तो ऊपर कितना चाहिए? 75 होगा, तब ना 75 में से 50 घटेगा और 25 आएगा। अब देख लीजिए T1 इज इक्वल टू कितना आया है? 75 आया है। ठीक है, अब चलिए इस पर चलते हैं, चाहे इस पर, जिसको मन करे ले सकते हैं, इसी को लीजिए। तो बताइए इसको 2 केजी की चीज को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने के लिए कितना चाहिए? 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए। तो ऊपर अगर 150 है, नीचे 140 होना चाहिए ना। तो ये अकेले है 20 न्यूटन, तो ये होना चाहिए 120 न्यूटन, तब ना 20 120 मिलके 140 होगा। 150 में से 140 जाएगा, अब कितना बचेगा? 10 बचेगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज ठीक। हो गया, आगे बढ़े। ठीक है ना, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। ये तो बताओ, तो एकदम मुंह जवानी बताओ तुम। और इसमें पता है क्या बताना है? पहले तो बताना है कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, हैं? और दूसरा ये बता, सब नॉर्मल भी बता देना है कितना होगा, सब मुंह जवानी बताना है, बनाने नहीं जा रहे हम लोग। और ये भी बताना है कि इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना लगेगा, इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना लगेगा। अरे दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल लगा रहा होगा ना, सॉरी तीनों एक दूसरे पे। मुंह जवानी बताओ पहले। सबसे पहले निकलेगा एक्सेलरेशन, बोलो। बोलो बाबू। 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रहा है, यही ना आ रहा है? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आ रहा होगा। इन दोनों के बीच का नॉर्मल कितना आ रहा है? बोलिए कितना आ रहा है? इन दोनों के बीच में 120, इन दोनों के बीच में बहुत भयंकर क्वेश्चन है क्या भाई? अरे ये टोटल कितने केजी का सिस्टम है? 10 केजी का सिस्टम है, तो बताइए ना नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है? तो इधर से लग रहा है 50 न्यूटन, क्या है बोलो? इधर से कितना लग रहा है? 200, 50 200, नेट कितना हो गया? कितना? 150, 150 150 हो गया। तो अगर 10 केजी की चीज पर 150 न्यूटन का फोर्स लगाया गया हो तो कितना एक्सेलरेशन आएगा उसमें? अरे यार क्या तुम लोग करोगे हैं? ये 10 केजी का पूरा सिस्टम है और इधर ही ना लगा है 150 न्यूटन का फोर्स। 200 में से 50 घटा लेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर ही की तरफ ना होगा, और कितना होगा? तो फोर्स अपॉन मास करेंगे, फोर्स अपॉन मास करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या होगा? तो कितना हो जाएगा ये? 15 मीटर। ये सब समझ में नहीं आ रहा है क्या?
15 मिनट, अरे यार तब ये भी जाएगा 15 से, ये भी जाएगा 15 से, ये भी जाएगा। अभी तुम बताओ 2 kg की चीज को 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने के लिए कितना फोर्स चाहिए? तो इधर की तरफ 30 ना चाहिए, इधर की तरफ लगा है 50, तो इधर कितना लग जाए कि 30 आ जाए? 80 लग जाए। कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? ये उधर जा रहा है पागल। अरे इधर ना जा रहा है, इधर से 50 लगा है, तो इधर से कितना लगाया जाए कि टोटल इधर की तरफ 30 न्यूटन है, तो हम इधर 80 ही ना लगाएंगे। दिमाग से पैदल है सब। तो अब ना नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा 30 न्यूटन का, ताकि ये 2 kg की चीज 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल सके। बोलो भाई, ठीक है। तब इतना तो कंफर्म हो गया कि ये इस पर अगर इधर 80 लगा दिया तो ये भी इस पर इधर 80 तो लगा ही देगा। अब 3 kg की चीज को कितने की रिक्वायरमेंट है बोलो? 3 kg की चीज को 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? बोलिए। 45 न्यूटन चाहिए। F बराबर m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे 45 ही ना आएगा। और 45 न्यूटन किधर चाहिए? इधर चाहिए, क्योंकि इधर जाना है। अब इधर 80 है, तो इधर कितना लग जाए कि नेट 45 आए? 130, 135, 125 आएगा रे भाई। 125 रहेगा, तब ना उसमें से 80 को माइनस करेंगे तो 45 आएगा। अरे बोलिए जल्दी। तो ये 125, तो ये भी इस पर लगाएगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो किया जा रहा है। अब बाकी देख लो ना, वो करने की जरूरत थोड़े, वो आ चुका है। इधर कितना है? 200, इधर कितना है? 125, बचा कितना? 75, यानी इस पर 75 न्यूटन का फोर्स लगा। अब 75 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो 5 kg की चीज 15, या फिर ऐसे भी देख लो 5 kg की चीज को 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? तो 15 पचे 75 होता है। 75 न्यूटन के फोर्स की रिक्वायरमेंट है। और आप यकीन मानिए इस पर नेट फोर्स 75 न्यूटन ही है। 200 उधर से 125, ऐसे हम लोग करेंगे यार, ऐसे हम लोग करेंगे। व्हाट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर कम से कम लिख लीजिए, इसका आंसर क्या है। आपको ट्रेडिशनल मेथड से भी बनाइएगा। इधर कर लीजिएगा n1, इधर कर लीजिएगा n1, इधर कर लीजिएगा n2, इधर भी कर लीजिएगा n2, है कि नहीं? ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अपना करके भी बनाइएगा, आंसर यही सब आएगा। आगे बढ़े। अब सुनिए, आंसर लिखा ना आपने। इन दोनों के बीच पहले तो एक्सेलरेशन कितना है? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों के बीच में नॉर्मल है 80 न्यूटन, इन दोनों के बीच में नॉर्मल है 125 न्यूटन। ठीक। जिंदगी यूं ही चलती रहे। चलिए, रिलेशन ऑफ वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन क्या है बोलो? वेलोसिटी हो या चाहे एक्सेलरेशन का रिलेशन देखना है ऑफ एनी 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट, किसके? तो ऑफ अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब समझ रहे हो? ऐसा धागा जिसको हम लमरा नहीं सकते हैं। और सिकोड़ने का तो सवाल ही पैदा है, सिकोड़ दोगे तो बिना काम का रहेगा। सिकोड़ा हुआ धागा किसी काम का नहीं होता है, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो, चाहे बाबू कोई रॉड हो, उसके किसी भी 2 पॉइंट की वेलोसिटीज, किसी भी 2 पॉइंट्स के एक्सेलरेशंस के बीच का रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंड द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। पहला स्टेप होगा कि उस धागे या उस रॉड के किसी भी 2 पॉइंट की वेलोसिटीज चाहे एक्सेलरेशंस, तो जो पूछेगा उसी को ड्रॉ करेंगे। तो मैं एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं, वेलोसिटी, ठीक है? तो उस धागे का चाहे उस रॉड के किसी भी 2 पॉइंट की वेलोसिटीज को हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर लेंगे। हम देख लेंगे कि वो दोनों पॉइंट्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में
किधर जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो वेलोसिटीज आएंगी उनका कंपोनेंट तोड़ेंगे हम लेंथ के अलोंग। कहाँ तोड़ेंगे? लेंथ के अलोंग। बहुत अच्छा। उसके बाद उन कंपोनेंट्स को हम इक्वेट करा देंगे और हमको जो चाहिए होगा हमको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देख के तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। हाथ हटाइए यहाँ से। देख के तो ये कुछ समझ में आया क्या कि क्या हो गया इधर? तो ये कैसे समझ में आएगा आप बताइए? एग्जाम्पल से। क्या बात है। तो ये रहा एग्जाम्पल। अब हुआ क्या है कि सिस्टम है और इस ब्लॉक को धागा बांध के और एक पुली के ऊपर से सरका के v स्पीड से खींचा जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो ब्लॉक है वो किस स्पीड से और किधर जाएगा। तो पहले बताओ किधर जाएगा? किधर? नहीं नहीं, अभी कहाँ जाएगा यार? अभी इधर जाएगा, बाद में का क्या ठिकाना है? बाद में का कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है ये बॉम्ब है, कहीं थोड़ा आगे बढ़ के भड़क जाए तो ये तो नहीं जाएगा, लेकिन तुम ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? तो अभी बताओ ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तो हम धागा पकड़ के खींचेंगे, अरे तो ये ऐसे ही ना जाएगा, ऐसे ही जाएगा। हम इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। इसमें कुछ फिजिक्स है क्या? इसमें कुछ फिजिक्स है? जिंदगी में कभी कुछ खींचे होगे तो तुमको पता होगा। तो बताओ ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो देखो ऐसा है कि हमको बताना है कि ये ब्लॉक किस स्पीड से किधर जाएगा। एक चीज पता चल गया कि ये ब्लॉक जो होगा वो इधर जाएगा। चलो इस स्पीड को हम लोग कह देते हैं v। खींचा जा रहा है ना, जाओ खींचा भी v से जा रहा है तो v डैश कह देते हैं। क्या दिक्कत है? v डैश कह देते हैं। अब देखो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा उस कॉन्सेप्ट को यूज करके। कॉन्सेप्ट ये था कि धागे की किसी भी दो पॉइंट की वेलोसिटी को ड्रॉ करिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अब सुनिए वो दो पॉइंट हम कौन कौन सा लेंगे। एक पॉइंट हम वो लेंगे जिसकी वेलोसिटी हमको पता है, और एक पॉइंट हम वो लेंगे जिसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है। अब एक बात बताइए, ये ब्लॉक किधर जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? धागे का ये वाला पॉइंट ही ना डिसाइड करेगा, क्योंकि धागे का ये वाला पॉइंट इससे अटैच्ड है। धागे का ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा तो ब्लॉक को भी ऊपर जाना होगा। धागे का ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, ब्लॉक को भी उधर जाना होगा। आप समझ रहे हैं? तो चलिए हम एक्चुअली इस ब्लॉक पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं धागे के इस पॉइंट को। तो एक पॉइंट हमने देखिए ड्रॉ कर लिया। एक वो लीजिए जिसका आपको पहले से पता है। ये पता थोड़े था, ये तो हमने ना ड्रॉ किया है और ये तो हमको निकालना है। तो चलिए ना हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, इसका हमको पता है इधर जा रहा है v वेलोसिटी से। अरे बोलिए। उसके बाद हम इन दोनों वेलोसिटीज का कंपोनेंट तोड़ेंगे लेंथ के अलोंग। बताइए ये वाली जो वेलोसिटी है पहले से ही लेंथ के अलोंग है कि नहीं? अरे लेंथ हॉरिजॉन्टल ही ना है, वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल है। इसका कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाली वेलोसिटी क्या लेंथ के अलोंग है? तो इसका तो कंपोनेंट तोड़ेंगे एंड ये हो जाएगा बाबू v डैश और cos क्या थीटा, v डैश cos थीटा। फिर क्या बोला मैंने? इक्वेट दोज कंपोनेंट्स। अच्छा 3 स्टेप्स क्लियर हैं? पहला स्टेप क्या था? धागे के किसी भी दो पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पहले ड्रॉ करिए। तो उसमें से एक पॉइंट आप वो लीजिए जो आपको पता है, वो ये ले लिया हमने, और एक पॉइंट वो लीजिए जिसका आपको निकालना है, वो पॉइंट ये रहा। इसी की वेलोसिटी निकालनी है हमको कि ये किधर जाएगा। अगला स्टेप है वेलोसिटीज का कंपोनेंट तोड़िए लेंथ के अलोंग। तो ये पहले से लेंथ के अलोंग है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका हमने तोड़ लिया लेंथ के अलोंग, v डैश cos थीटा आ गया। अरे हाँ तो बोलो। इक्वेट दोज कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स को इक्वेट कराइए। बताइए ये कंपोनेंट कितना है? v डैश cos थीटा। और बाबू बताइए ये वाला कंपोनेंट कितना है? v ना है, ये तोड़ा ही नहीं था हमने वो। ठीक है, तो v डैश cos थीटा को v से इक्वेट कराइए, आपको v डैश मिल जाएगा v डिवाइडेड बाई cos थीटा। क्लियर है? पता चल गया v डैश जो है वो v बाई क्या है? cos थीटा है। बोलो क्या है? बोलो। जेट लैग लग गया है क्या तुमको? जेट लैग हो गया है? जेट लैग तुम लोग समझता है? तुम नहीं समझता है तो तुम पानी वाले जहाज से आया है।
गजब आदमी है। जेट लैग का मतलब होता है ना कि जब आप एक देश से दूसरे देश में जाइएगा, जैसे अमेरिका लगभग मान के चलिए हमसे 12 घंटा पीछे चलता है, ठीक है। तो आप सवेरे 7 बजे यहाँ से चलिएगा, बोलिए ना, तो आपको लग गया कितना, 12 घंटा। तो बाकायदा 12 घंटा बाद शाम का ना 7 बजे होना चाहिए, लेकिन उस समय अमेरिका का 7 बजे होता है। तो आप भोरे भोरे 7 बजे चलिएगा, अमेरिका में भी जिस समय यहाँ शाम का 7 बजे होना चाहिए, वहाँ अमेरिका का सवेरे से। तब आपकी बॉडी के हिसाब से तो 5-6 घंटा बाद अब आपको सोना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो 5-6 घंटा बाद तो दिन का ना थोड़े सोइएगा आप वहाँ। इसी को जेट लैग कहा जाता है। टाइम के डिफरेंस की वजह से आपका जो रूटीन जो है गड़बड़ा जाता है। चलिए ये चीज है। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से। मैं रेजोनेंस में पढ़ता था, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से बताया गया था वो आइए हम लोग देखते हैं। सिचुएशन ऐसा था कि किया क्या गया था कि यहाँ पर एक इस तरीके से ट्रायंगल टाइप का अज्यूम कर लिया गया। बोलिए जल्दी। अच्छा छोड़ो हटाओ, दूसरी जगह हम लोग बना लेते हैं, इसमें काहे के लिए कचड़ा करें हम लोग, ठीक है। हाँ सुनो बाबू ध्यान से, u वेलोसिटी से खींचा जा रहा है, सॉरी v वेलोसिटी से ना खींचा जा रहा है, और हम इसकी वेलोसिटी ड्रॉ करेंगे तो इधर की तरफ क्या है, v डैश है, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। करना क्या है कि आपको इस डिस्टेंस को मान लेना है x, इस डिस्टेंस को मान लेना है y, और इस डिस्टेंस को मान लेना है z। तो आप बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया। अब इन तीनों में से एक्स वाई और जेड में से कौन है जो कांस्टेंट है, कौन है वेरिएबल है। अब जैसे जैसे हम खींचेंगे ये आगे बढ़ता जाएगा। एक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, एक्स बदलेगा कि नहीं, ऑब्वियसली एक्स छोटा होगा। अरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एक्स छोटा होगा। जेड के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये छोटा होगा कि नहीं, ऑब्वियसली छोटा होगा। अगर आप धागे को 2 मीटर खींच दीजिएगा तो इधर वाला धागा 2 मीटर छोटा नहीं हो जाएगा। अरे आप समझिए नहीं, थोड़ा आगे चला जाएगा तो अब धागा ये ना रहा है, तो ये ऑब्वियसली इससे तो छोटा ही है। तो एक्स बदल रहा है, बहुत बढ़िया। जेड भी बदल रहा है, बहुत बढ़िया। वाई के बारे में क्या ख्याल है, वाई बदलेगा क्या, नो नो नो, वाई नहीं बदलेगा। तो इसमें वाई कांस्टेंट है, बाकी एक्स और जेड वेरिएबल है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में तुम बताएगी, तुम, हाँ बोलो। 2x इंटू dx बाई dt। भूल गए हो तुम लोग एकदम। अरे सबसे बाहर कौन है, पावर है, पावर को नीचे लाएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 2x आया, अंदर जाएंगे क्या मिला, x। x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt ना होगा। चलिए y तो कांस्टेंट ना है बाबू, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 2z dz बाई dt। समझ में आया क्या। चलो ठीक है, अब सुनो, देखो क्या करेंगे हम लोग ना 2x को रहने देते हैं ऐसे ही, और देखते हैं आखिर ये dx बाई dt क्या है। तो dx बाई dt का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है। तो कहने का मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस जो है किस स्पीड से कम हो रहा है, तो v डैश स्पीड से ही ना कम हो रहा है। मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड आ गया, इसका मतलब हुआ ये लेंथ हर सेकंड कितना कम हो जाएगा, 2 मीटर कम हो जाएगा। तो ये dx बाई dt कुछ और नहीं है, क्या है, v डैश है। तो हम लोग v डैश प्लस में ना लिख के v डैश को माइनस में लिखेंगे, क्योंकि मैंने तुमसे कहा है कि कोई भी चीज अगर कम हो रहा होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव लिया जाता है। इफ अ क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग इट्स रेट ऑफ चेंज विल बी नेगेटिव। याद है ये सब, ये तो खैर 0 ही है, रहने दीजिए। फिर बताइए ये इधर 2 और z है, और dz बाई dt क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये किस रेट से कम होगा, v, नहीं बाबू, ये v रेट। अरे यार अगर ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब हुआ, ये धागा 5 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ेगा, तो ये 5 मीटर पर सेकंड के रेट से कम भी तो होगा। तो इसके बदलने का रेट कितना है, v है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा है जी।
और हमको निकालना वी डैश ना था। नहीं नहीं, एक मिनट, वी हमने गलत लिख लिया एक्चुअली। ये भी तो छोटा हो रहा है ना, अरे ये भी, तो यहाँ भी माइनस भी आएगा, और माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा बताइए, कट जाएगा। अब आप बताइए, आपको वी डैश निकालना था, तो वी डैश निकालना था तो जेड बाई एक्स, और ये हो जाएगा आपका वी, ऐसा हो जाएगा। आप बताइए जेड बाई एक्स इस फोटो में क्या है, हाइपोटेनस बाई बेस है। तो हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता है, कॉस होता है रे पागल, हाइपोटेनस बाई बेस कॉस होता है, क्या होता है, सेकना होता है, सेक देंगे, समझ रहे हो। और बताओ सेक थीटा का मतलब 1/cos थीटा होता है। तो अल्टीमेटली आ गया कि नहीं, समझ में आया। लिटरली मैं तुमको बता रहा हूँ, रेजोनेंस में ये वाला मेथड नहीं बताया गया था, यही खाली बताया गया था, ऐसे करने का है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, उतना फुर्सत हम लोग डिफरेंशिएशन करते फिरने का, ठीक है। आप देख लीजिए आपको कौन सा मेथड ज्यादा बढ़िया लगा है। विच मेथड, फर्स्ट मेथड, ठीक है, थैंक यू। ये सेकंड मेथड था ये। ठीक, आगे बढ़े। तो ये देख लीजिए, ये फोटो एक्चुअली उसमें छूट गया है, फोटो क्या हो गया है, छूट गया है। फोटो बना लीजिए आप उसमें। अरे आपकी किताब में क्वेश्चन होगा, गलती से ये फोटो छूट गया है, तो आप बना लीजिए, हो गया, ठीक है। तो ये ट्राई करिएगा, और ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा ये वाला, ठीक ठीक। ठीक है क्या बाबू, अरे यार ये पी होगा, यहाँ पी होगा और यहाँ क्यू होगा शायद। पी होगा और ये वाला पॉइंट क्यू होगा, ऐसा ड्रॉ कर लीजिए।